नमस्कार मित्रों, स्मार्ट भारत लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। यूजीसी नेट यूनिट नंबर 7 हिंदी कहानी की इस श्रृंखला में आज आपके सामने एक और कहानी लेकर उपस्थित हूँ। आज दोस्तों हम एक टोकरी भर मिट्टी की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे और इस कहानी में जानेंगे कि इस कहानी के क्या है और इसके क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्या कथन हो सकते हैं और कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, वह सब मैं आपको इस कहानी में बताऊंगा। और दोस्तों इस कहानी का जो पूरा पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। कहानी हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य इकाई नंबर 7 हिंदी कहानियाँ। कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, यानी कि माधवराव सप्रे की कहानी। एक टोकरी भर मिट्टी यानी कि कहानी के टाइटल से ही हमें पता पड़ रहा है कि कहानी क्या हो सकती है, और वास्तव में कहानी का जो शीर्षक है यानी कि एक टोकरी भर मिट्टी, वही सारी कहानी है। आइए तो शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी उन सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है जिन के पाठ्यक्रम में यह कहानी लगी हुई है। वह सारे टीचर्स एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर एक बार आपने इस कहानी को पढ़ लिया तो मैं मानता हूँ सारे जितने भी सिलेबस हैं जिसमें ये कहानी लगी है फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। यह कहानी हिंदी के प्रारंभिक दौर की कहानीकार की कहानी है, यानी कि हिंदी के प्रारंभिक दौर की कहानीकार है माधवराव सप्रे। अगर माधवराव सप्रे की बात करें तो उनका जन्म 19 जून 1871 में, मृत्यु 23 अप्रैल 1926 रायपुर छत्तीसगढ़ में। उनका मूल निवास पथरिया गांव, जिला दमोह, मध्य प्रदेश। शिक्षा बिलासपुर, जबलपुर। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर मैं आपको मार्क करता चलूँगा। अब क्या करना है, 1901 में पेंड्रा से प्रकाशित छत्तीसगढ़ पत्र का प्रकाशन किया। इसी पत्र में एक टोकरी भर कहानी प्रकाशित हुई। हाँ दोस्तों, ये कहानी सबसे इम्पोर्टेंट, कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कथन है 1900 में, यानी जब आधुनिक काल चल रहा था 1900 में पेंड्रा से प्रकाशित छत्तीसगढ़ मित्र में पत्र में यह कहानी प्रकाशित हुई। 1909 में नागपुर से हिंदी ग्रंथ माला का प्रकाशन किया और इन्होंने ही 1909 में नागपुर से हिंदी ग्रंथ माला का प्रकाशन किया। तो दोस्तों ये जो दो पॉइंट हैं वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। माधवराव सप्रे ने क्या किया, तिलक का जो केसरी पत्र था, यानी कि तिलक के केसरी पत्र को से प्रभावित होकर उन्होंने भी एक हिंदी केसरी पत्र का प्रकाशन किया। तो दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है कि हिंदी केसरी पत्र का प्रकाशन किसने किया, तो माधवराव सप्रे ने किया। तिलक रचित गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद, तिलक रचित गीता रहस्य जो कि उन्होंने जेल में लिखी थी, उसका हिंदी अनुवाद माधवराव सप्रे ने किया। 1901 में माफी चाहूँगा दोस्तों, 1921 में रायपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, राष्ट्रीय विद्यालय तथा प्रथम कन्या विद्यालय जानकी महिला पाठशाला
what end up letting it cat really not letting for what I saw. I can let him do it and of me. That's for and I had a thought. I'm thinking on him. Well, that and that, I thought I was the side in her. No. It's about getting down, free out of that. उन्होंने क्या किया, 1901 में राष्ट्रीय विद्यालय तथा प्रथम कन्या विद्यालय जानकी देवी महिला पाठशाला की स्थापना की। दोस्तों इस लाइन से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का पहला महिला पाठशाला कौन सा था या महिला पाठशाला कौन सी थी, तो जानकी देवी महिला पाठशाला भारत की प्रथम महिला पाठशाला थी। 1924 में हिंदी साहित्य सम्मेलन देहरादून के सभापति बने। इनकी कृति कौन कौन सी है, आइए एक नज़र करते हैं। स्वदेशी आंदोलन और बाइकॉट, यूरोप के इतिहास से सीखने योग्य बातें, हमारे सामाजिक हास के कुछ कारणों पर विचार। 1919-20 में जबलपुर से इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, करमवीर पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ कर और इसका संपादन का दायित्व आगे किसे सौंपा, तो जाने माने कवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी को उन्होंने इसका कार्यभार सौंपा। तो दोस्तों क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि करमवीर पत्र का जो प्रकाशन बाद में उन्होंने किसे सौंपा, तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी को उन्होंने बाद में इसका संपादन सौंपा। जबलपुर में राष्ट्रीय हिंदी मंदिर की स्थापना की। तो क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी मंदिर कहाँ उपस्थित है और इसकी स्थापना किसने की थी, तो राष्ट्रीय हिंदी मंदिर जबलपुर में स्थित है और इसकी स्थापना हमारे कवि ने की। दोस्तों पिछली स्लाइड का आपने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया था, माफ़ी चाहूँगा, आप उसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इस स्लाइड का भी। If I did have an internet fine, I would do it. I ain't had it here. It happens, I remember it. Yeah, and I was plugged in here and just stop with me. That's all of them now. And then something with the related that I will see about that. आइए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। एक टोकरी वर मित्री 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका पत्रिका में प्रकाशित 600 शब्दों की एक छोटी सी कहानी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों कि कहानी किस पत्रिका में छपी थी और उसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो ये सबसे कहानी को जब भी हम शुरू से पढ़ेंगे या शुरुआत में पढ़ेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। किसी भी कहानी का ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसी से क्वेश्चन बन रहे हैं और बन भी सकते हैं आगे। यह एक गरीब विधवा जमींदार साहब की कहानी के प्रमुख पात्र हैं। हाँ तो दोस्तों जब भी हम कहानी पढ़ते हैं तो उस कहानी के प्रमुख पात्र बहुत ज़रूरी होते हैं और इस ऐसे ही कहानियों में से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन है, एक गरीब विधवा जमींदार साहब की कहानी है। यह है एक गरीब विधवा और जमींदार साहब की कहानी है। गरीब असहाय विधवा के स्वाभिमान की संवेदना के क्षण की मर्म स्पर्शी अभिव्यक्ति है। जमींदार वर्ग द्वारा कमजोर वर्ग के शोषण का तल्ख चित्रण दिखाया गया। इस कहानी में जो जमींदार वर्ग है उसका और जो गरीबों पर उनका शोषण है उसका अभिव्यक्ति इस कहानी में बहुत मर्म स्पर्शी तरीके से की गई है। हिंदी की प्रथम कहानी के रूप में इसे किस किसने मान्यता दी है और इससे कहानी के ऊपर किस किसने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, आइए वह भी जानते हैं कि गोपाल राय इस कहानी के बारे में क्या कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, गोपाल राय जाने माने एक नाम है। 1905 की कहानियों में, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, 1900 से 1905 की कहानियों में माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी पाश्चात्य कहानी की अवधारणा के सबसे निकट दिखाई देती है, जिसमें एक गरीब असहाय विधवा के स्वाभिमान संवेदना ना का क्षण रोशनी के केंद्र में है। ये गोपाल राय जी का कोटेशन है दोस्तों।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। In the Bible, said that they only need that kind of art and put sin. The one get better out of the आगे गोपाल राय क्या कहते हैं कि इसकी भाषा ठेठ देसी हिंदी है। यह कहानी अपनी संरचना में ओ हेनरी, जो कि अमेरिकी लघु कथाकार थे, मो सांपा फ्रांसीसी लघु कथाकार आदि की तुलना में चेखव, जो कि रूसी लघु कथाकार हैं, दोस्त के अधिक निकट हैं। और दोस्तों मैंने यह भी लिख दिया कि ये तीनों लघु कथाकार हैं यूरोप के, यानी कि पाश्चात्य के ये लघु कथाकार हैं। महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां भर मिट्टी पड़ी हुई है, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे। हाँ दोस्तों, ये जो एक गरीब विधवा के स्वाभिमान का प्रश्न था, उसका यह कथन है। विधवा जमींदार से कह रही है, महाराज आप जब एक टोकरी भर मिट्टी का वजन नहीं उठा पाए, तो मेरी इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरी भर मिट्टी पड़ी है, तो आप उसका वजन कैसे उठाएंगे। इस कहानी में पोती की उम्र 5 वर्ष है, यानी कि इस कहानी में क्या है, जो विधवा है, असहाय विधवा है, उसके साथ उसकी एक पोती रहती है, और उस पोती की उम्र कितनी बताई गई है, 5 वर्ष। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, पिछले कई वर्षों से कहानियों से, पात्रों से क्वेश्चन बन रहे हैं कि किसकी उम्र क्या थी। जैसे कि इस कहानी में मात्र उसकी पोती की उम्र ही बताई गई है, तो हमें मात्र उस पोती की उम्र को ही विशेष ध्यान रखना है, और उसकी उम्र 10 वर्ष न, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, 5 वर्ष बताई गई है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, जब एक टोकरी भर मिट्टी में विधवा की पोती की उम्र कितनी थी, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 4 वर्ष, तो आपको निशान लगाना है सही उत्तर की तरफ जाते हुए 5 वर्ष। इसमें पात्र कौन कौन है दोस्तों, किसी भी कहानी के पात्र बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रमुख पात्रों को तो हमें याद रखना ही रखना है, अगर किसी कहानी में अन्य पात्र भी हैं, क्योंकि कई पिछले वर्षों में अन्य पात्रों से भी, यानी कि गूढ़ पात्रों से भी क्वेश्चन आया है, तो हमें उन्हें भी याद रखना है। जैसे इस कहानी में पात्र क्या है दोस्तों, एक जमींदार है, एक गरीब विधवा है, 5 वर्ष की पोती है, जमींदार है, और इस कहानी में क्या है दोस्तों, वकील हैं। यानी कि 5 पात्र हैं, एक जमींदार हुआ, एक विधवा असहाय हुई, और एक जमींदार हुए, एक गरीब विधवा असहाय हुई, 5 वर्ष की पोती हुई, और जमींदार का वकील हुआ। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, 4 ही पात्र हैं इसमें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। and so what you do inside the club. दोस्तों कहानी में बताया गया है कि विधवा का प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी, यानी कि विधवा के साथ पहले कौन कौन था, विधवा का एक पुत्र और इकलौता पुत्र तथा उनका प्रिय पति भी इसी झोपड़ी में जलकर मर गए थे। ऐसा कहानी में दोस्तों बताया गया है, और लेखिका ने ऐसा बताया है कि बाबा की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करवा लिया। यानी कि जमींदार वर्ग ने वकीलों की सहायता लेकर, अदालत की मदद लेकर ज़बरदस्ती उस पर अपना कब्जा कर लिया। वैसे इस कहानी में देखे जाएंगे प्रमुख पात्रों की बात आएगी, तो इस कहानी में केवल 2 ही प्रमुख पात्र हैं, वह है जमींदार और विधवा। नहीं, ये टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी, जमींदार साहब ने कहा। महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियों मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे। आप ही इस बात पर विचार कीजिए। ये विधवा के स्वाभिमान का एक
कथन है जो कि वह महाराज से कह रही हैं जब महाराज उनके पास उस झोपड़ी में आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इस झोपड़ी से जाइए। देवी प्रसाद वर्मा ने एक टोकरी भर मिट्टी को हाँ दोस्तों, देवी प्रसाद वर्मा ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना। तो एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी किसने माना? वैसे तो दोस्तों कहा गया है कि ये एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की प्रथम कहानी है, मगर जब बात आती है किसने कहा तो देवी प्रसाद वर्मा ने कहा। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है दोस्तों। इस कहानी में अहंकार और स्वार्थ का चित्रण जमींदार के रूप में किया गया है, यानी कि इस कहानी में अहंकार और स्वार्थ यानी कि लालचपन और एक अकड़ यानी स्वाभिमान कहेंगे उसका चित्रण बताया गया है। किस प्रकार एक गरीब असहाय वर्ग जमींदार वर्ग द्वारा उसका शोषण किया जाता है। एक गरीब बुजुर्ग महिला द्वारा जमींदार का हृदय परिवर्तन होना दिखाया गया है। एक गरीब महिला के द्वारा जमींदार का हृदय परिवर्तन ऐसे दिखाया गया दोस्तों, जब जमींदार उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इस झोपड़ी को खाली कीजिए, तब वह कथन कहती हैं महाराज जब आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई गई तो आप इस झोपड़ी की हजारों भर टोकरियां मिट्टी कैसे उठा सकते हैं। इसी कथन को सुनकर जमींदार वर्ग का हृदय परिवर्तन हुआ। मैं मराठी हूँ पर हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना कि किसी हिंदी भाषी को हो सकता है। ये माधवराव सप्रे का कथन है। वह कहते हैं कि मैं मराठी हूँ, यानी कि माधवराव सप्रे मराठी थे पर वह कहते हैं हिंदी के विषय पर मुझे उतना ही अभिमान है जितना कि किसी हिंदी भाषी को हो सकता है। जिस शिक्षा से स्वाभिमान की वृत्ति जागृत नहीं होती वह शिक्षा किसी के काम की नहीं है। यह क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है। यह कथन किसका है? विदेशी भाषा में शिक्षा होने के कारण हमारी बुद्धि भी विदेशी हो गई है। ये दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सप्रे जी ने शिक्षा के ऊपर क्या कहा है। दोस्तों अंतिम पड़ाव पर आते हुए कहानी के एक टोकरी और मिट्टी कहानी कर्तव्य श्रेष्ठ की कहानी है। हाँ दोस्तों, ये कर्तव्य श्रेष्ठ की कहानी है। एक जमींदार द्वारा मजदूर असहाय पर किए गए तल्ख शोषण चित्र की भी कहानी है। डॉक्टर सत्यकाम इसे प्रतीकात्मक कहानी मानते हैं या डॉक्टर सत्यकाम ने इसे प्रतीकात्मक कहानी माना है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कहानी समझ में आई होगी। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं और जो दोस्तों मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। आप इस कहानी को 3 से 4 बार आपको बस पढ़ना है दोस्तों। कहानी अपने आप एक दिमाग में अपनी छवि बना लेगी। आगे मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।